हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की कोर्णी कक्षा में। स्टार्ट करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से और प्रमुख राजवंश है, ये राजवंश हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक एकता में गुप्त काल में स्थापित हुई थी और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी के बाद पुनः समाप्त होने लगी थी। ठीक है, तो भाई पहले जो गुप्त काल में आपकी राजनीतिक एकता भारत में स्थापित थी, आपको पता है किस प्रकार से उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम विभिन्न दिशाओं के जो आपके समुद्रगुप्त के विशेष रूप से बात करें तो उन समय तो गुप्त वंश में जो भारत में विस्तार और एकता थी वो तो देखने को बनती है। उसके बाद हर्षवर्धन भी इसको संभालते हैं, लेकिन हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के आसपास तो पुनः समाप्त होने लगती है ये एकता। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई जो परस्पर संघर्षरत थे, और जब छोटे छोटे राज्य बनते हैं तो अपने संघर्ष तो चलता ही है, हु इज़ द बेस्ट की लड़ाई तो चलती है। और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नए राजवंश उभरे जो राजपूत राजवंश कहलाए थे। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। फिर राजपूत काल के नाम से नहीं जाना जाता क्योंकि फिर दिल्ली सल्तनत आ जाती है। सल्तनत जब चलती है तो सल्तनत के अधीन हो जाते हैं, फिर मुगल आते हैं, मुगलों के अधीन हो जाते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। उन्होंने इस संदर्भ में अपने मत प्रतिपादित किए हैं। कोई अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, कोई मानते हैं ये ब्राह्मणों से उत्पन्न है, कोई मानता है कि वैदिक आर्यों की संतान है, तो कुछ मानते हैं कि ये कि आपके जो विदेशियों की संतान है। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निकुंड का, जो सिद्धांत चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया था पृथ्वीराज रासो में। फिर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं भंडारकर और साथ में गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी और आपकी क्या हैं, गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर हैं, ये मानते हैं ये ब्राह्मणों से हैं। जो वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं, एक तो है वो सीवी वैद्य, ठीक है ना, वैदिक तो वैद्य, और एक है ओझा। यहाँ पर आपके शर्मा जी से और आपके भंडारकर से तो उम्मीद क्या करोगे, वो ब्राह्मण की उत्पत्ति बताएगी। ओझा से और वैद्य से क्या उम्मीद करोगे कि वो वैदिक कार्य बताएंगे। और जेम्स टोड जो कि आपके सीथन बताते हैं, और जो आपकी V.A. स्मिथ हैं, ये आपके हूण की बताते हैं उत्पन्न हम बताना। विदेशी हैं, उन विदेशों की संतान बताने वाले एक तो है जेम्स टोड, एक है स्मिथ। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि विशिष्ट द्वारा आबू के अग्निकुंड यज्ञ से आपके हुई है। मुनि विशिष्ट ने इस यज्ञ की रक्षा हेतु 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। परमार, चालुक्य और आपके प्रत्यार कहलाए। जब ये तीनों योद्धा भी रक्षा में असमर्थ रहे तो आपके विशिष्ट ने चौथा योद्धा चौहान उत्पन्न किया, जो कि प्रथम तीनों से अधिक ताकतवर था। जेम्स टोड चंद्रबरदाई की अग्निकुंड से आपकी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ओझा और आपके वैद्य अश्व और अस्त्र की पूजा तथा यज्ञ और बलि जैसे परंपराओं की समानता के कारण इन्हें वैदिक कार्यों की आपकी क्या है, क्षत्रिय वर्णन की आपकी संतान बताते हैं। जेम्स टोड ने राजपूतों को शक सीथियन जाति का वंशज बताते हुए कहा है, इन विदेशी जातियों को अग्नि संस्कार अग्निकुंड द्वारा आपकी क्या पवित्र कर वर्ण व्यवस्था में अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में आपके लिया गया है। टोड का वर्णन राजपूतों की रीति रिवाज शक और सीथियन के हुणों से मिलती हैं, जैसे अश्व पूजा होगी, अश्वमेघ हो गया, अस्त्र पूजा हो गई, अस्त्र शिक्षा हो गया। और स्मिथ कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से बताते हैं। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के प्रमाण डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी आपके सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ब्रॉन्ज गुर्जरा जो ताम्रपत्र है उसके आधार पर कनिंगम ने राजपूतों को यूची जाति का मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। तो कनिंगम ने अब आपके ब्रॉन्ज गुर्जर जो ताम्रपत्र है उससे संबंधित करते हुए राजपूतों को यूची जाति का आपके मानते हुए कुषाण जाति से जोड़ा है। ठीक है, तो ये मामला आपके रहने वाला है। वसुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, जिसमें बिजोलिया शिलालेख है उसका आपके कोटेशन कौन देते हैं, भंडारकर देते हैं। ठीक है ना, ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं इस प्रकार से। और राजपूतों की जो उत्पत्ति है होणों से मानते हैं भी आपके एस स्मिथ। ठीक है ना, इस प्रकार से ये मामला रह के आता है। ओझा और वैद्य के अश्व और अस्त्र की पूजा, यज्ञ और बलि जैसी परंपराओं की समानता के कारण वैदिक आर्यों के क्या है, क्षत्रिय जो वर्ण है उसकी संतान बताते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश की सबसे प्रमुख शाखा जो कि हैं अजमेर के चौहान, उनके बारे में अपन बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया के अभिलेख की। बिजोलिया अभिलेख जो कि 1169-70 का है। बिजोलिया कस्बे भीलवाड़ा की आपके पार्श्वनाथ मंदिर के चट्टान पर उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का एक लेख है। ये बिजोलिया जो अभिलेख है ये आपके 1169-70 का आपके लेख है। और ये पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा की बिजोलिया जो कस्बा है उसमें पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके चट्टान पर उत्कीर्ण था। अभिलेख की स्थापना जैन जो श्रावक लोलक ने सोमेश्वर के शासनकाल में की थी और ये प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र था। गुणभद्र इसका प्रशस्तिकार था, लेकिन इसकी स्थापना जैन श्रावक लोलक ने सोमेश्वर के आपके शासनकाल में की थी। अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्रीवत्स गोत्रेय भूत के आधार पर दशरथ शर्मा ने आपके चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है। ठीक है ना। अभिलेख में उल्लेखित विप्र श्रीवत्स गोत्रेय भूत के आधार पर दशरथ शर्मा ने क्या चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है श्री आपकी विप्र श्री वत्सो गोत्रीय भूत के आधार पर। इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का आपके प्रवर्तक वासुदेव चौहान है। चौहान वंश का आपके आदि पुरुष था और इस अभिलेख में राजस्थान के कई क्षेत्रों में प्राचीन नामों की जानकारी प्राप्त होती है। जबालीपुर जालोर, साकम्बरी सांबर, श्रीमाल भीनमाल, अही छत्रपुर आपके नागौर प्रमुख रहने वाले हैं। सबसे पहले वासुदेव चौहान की बात करते हैं। वासुदेव चौहान का समय है 551 ईस्वी के आसपास। वासुदेव चौहान के राज्य का प्रमुख आपके भाग सपाल, दक्ष, सांबर, साकम्बरी और राजधानी आपकी आई छत्रपुर नागौर रहने वाला था। पृथ्वीराज विजय आपके शब्द कल्प ध्रुम कोश और लाडनू लेख में चौहान का निवास स्थान आपके जांगल प्रदेश, सपाल, दक्ष और अही छत्रपुर का उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज विजय के अलावा शब्द कल्प ध्रुम कोश के अलावा लाडनू का जो लेख है उसमें चौहानों का निवास जांगल प्रदेश, सपाल, दक्ष और अही छत्रपुर का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। तो इन तीनों में आपके यहाँ पर उल्लेख मिलता है। वहीं पृथ्वीराज विजय के बारे में बात करेंगे। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। सूर्यवंशी बताने का काम हमीर महाकाव्य, हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय बताता है। अर्ली चौहान डायनेस्टी में दशरथ शर्मा ने चौहानों का विस्तृत इतिहास लिखा है। अर्ली चौहान डायनेस्टी है, इस अर्ली चौहान डायनेस्टी में दशरथ शर्मा ने चौहानों का विस्तृत आपके इतिहास लिखा है। अर्ली चौहान डायनेस्टी में दशरथ शर्मा ने चौहानों का विस्तृत इतिहास लिखा है। तो पूछ सकता है अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी है? तो आपकी दशरथ शर्मा की है। आपके रायपाल का सेवाड़ी जो लेख है चौहानों के इंद्र का वंशज आपके मानता है। तो रायपाल का जो सेवाड़ी लेख है ये चौहानों को क्या है? इंद्र का वंशज मानता है। रायपाल का सेवाड़ी लेख चौहानों को इंद्र का वंशज मानता है। वहीं डॉक्टर ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय और अचलेश्वर मंदिर लेख में आपके चंद्रवंशीय बताया है। तो डॉक्टर ओझा ने चौहानों को आपके सूर्यवंशी क्षत्रिय और अचलेश्वर मंदिर लेख में आपकी क्या है? चंद्रवंशीय बताया गया है। कायम खां रासो और आपके चंद्रावती लेख में भी चौहानों को आपके ब्राह्मण वंशीय माना गया है। तो कायम खां रासो है और चंद्रावती जो लेख है, चंद्रावती लेख और आपकी कायम खां रासो ये चौहानों को ब्राह्मण वंशीय मानता है। अब अपन बात करते हैं प्रारंभिक जो शासक हुए चौहान के उनके बारे में। गोपेंद्र जो राज हैं, गोपेंद्र राज के पुत्र हैं दुर्लभ राज ने वत्स राज के सहयोगी रहते हुए दोआब मध्य प्रदेश और पाल बंगाल गौड़ देश के अधिकार किया था। गोपेंद्र राज के पुत्र दुर्लभ राज ने वत्स राज के सहयोगी रहते हुए क्या किया? आपके दोआब हैं, मध्य प्रदेश है, पाल बंगाल हो गया, गौड़ आपके देश हो गया, अधिकार किया। दुर्लभ राज का पुत्र हुआ गुवक फर्स्ट। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय का आपके सामंत था। प्रत्यार शासक था नागभट्ट आपके सेकंड। नागभट्ट सेकंड का आपकी क्या था? दुर्लभ राज का पुत्र गुवक फर्स्ट आपके सामंत था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे, परंतु गुवक फर्स्ट ने जो नागभट्ट द्वितीय के सामंत था उसने गुर्जर प्रत्यारों की अधीनता से आपके चौहानों को मुक्त करवाया था। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण करवाया। गुवक ने कनौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह करके वैवाहिक संबंध आपने स्थापित किया था। किससे? भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह किया था गुवक ने। गुवक द्वितीय ने पुत्र चंदन राज के अपने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया और इसकी पत्नी रानी रुद्राणी आत्मप्रभा योगिक क्रिया में आपके निपुण थी, जो प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष आपके प्रज्वलित करती थी। जो गुवक द्वितीय के पुत्र था, गुवक द्वितीय के पुत्र चंदन राज ने
चंदनराज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित करने का काम गुवक सेकंड के पुत्र चंदनराज ने किया था, और उसकी पत्नी थी किसकी, चंदनराज की, रानी रुद्राणी, ठीक है ना, रानी रुद्राणी, जो कि योगिक क्रिया में निपुण थी, जो कि प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के समक्ष आपके प्रज्वलित करती थी। चंदनराज का उत्तराधिकारी था वाघपतिराज। चंदनराज का उत्तराधिकारी था वाघपतिराज। चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जिसने आपके प्रत्यारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया था। वाघपतिराज के उत्तराधिकारी सिंहराज ने तोमरों और प्रत्यारों को परास्त किया था। तोमरों को परास्त करने का सबसे पहले वहां पर वो काम करता है चंदनराज, और चंदनराज का उत्तराधिकारी वाघपतिराज चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जिसने क्या किया, जिसने आपके प्रत्यारों को परास्त कर अपना राज्य विस्तार किया। उसने प्रत्यारों को आपके परास्त किया वाघपतिराज ने। वाघपतिराज के उत्तराधिकारी था सिंहराज। तो सिंहराज ने तो तोमरों और प्रत्यारों को दोनों को आपके परास्त करने का काम करता है। हर्षनाथ जो लेख है उसमें वाघपतिराज को महाराज की उपाधि से संबोधित किया गया है। तो वाघपतिराज है, उस वाघपतिराज को महाराज की उपाधि से आपके संबोधित किया गया है। वाघपतिराज को, ये वाघपतिराज को आपके महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है हर्षनाथ लेख में। फिर आता है विग्रहराज द्वितीय भी। विग्रहराज द्वितीय भी आपके चौहानों का शक्तिशाली शासक था, और 973 ईस्वी में 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख शिखर में विग्रहराज द्वितीय की विजयों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 1973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख शिखर से विग्रहराज द्वितीय की विजयों का भी आपके उल्लेख मिलता है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। विग्रहराज सेकंड है, इस विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के चालुक्य शासक है, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। और विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद आपके तृतीय शासक बने थे। तो विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक हुए मूलराज, इस मूलराज को आपके परास्त करने का काम विग्रहराज सेकंड करता है। विग्रहराज सेकंड के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक बनते हैं। दुर्लभराज के बाद में गोविंद तृतीय शासक बनते हैं। कौन कौन? दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक बनते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की आपकी उपाधि वेरीगट या फिर आपकी शत्रु संहार की मिलती है। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसकी उपाधि आपकी वेरीगट या फिर शत्रु संहार की मिलती है? तो गोविंद तृतीय की मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो यहाँ पर शुरुआती में शासक आपके चंद्रराज का उत्तराधिकारी वाघपतिराज के बाद व्यापन आता है कौन सा? सिंहराज उनका उत्तराधिकारी, वो भी आपके शक्तिशाली था। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय आता है। विग्रहराज द्वितीय के बाद में आपके प्रमुख शासक बनते हैं दुर्लभराज और गोविंद तृतीय के आपके वेरीघाट या शत्रु संहार। फिर फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक आपके को मारवाड़ के आगे बढ़ने से रोका था। दुर्लभराज जो द्वितीय हैं, ठीक है ना, उसने नाडोल का महेंद्र चौहान है जिसे चैमान था, उसको परास्त किया था और आपके सकराई लेख में इस महाराजा धीराज की उपाधि आपको प्रदान की। जो सकराई लेख है, इस सकराई लेख में आपके दुर्लभराज सेकंड को महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है सकराई लेख में। कौन से लेख में? सकराई लेख में आपको ये उपाधि मिलती है। सकराई लेख में ये आपकी उपाधि मिलती है। चौहान दुर्लभराज द्वितीय के समय 1077 ईस्वी में गजनी के सुल्तान ने आक्रमण किया था, जिसका दुर्लभराज ने सफल प्रतिरोध किया, किंतु स्वयं इस युद्ध में मारे गए। चौहान दुर्लभराज द्वितीय के समय क्या 1077 में गजनी के सुल्तान ने आक्रमण किया, दुर्लभराज ने सफल प्रतिरोध किया, लेकिन क्या है, युद्ध में काम आ गए। वाघपतिराज द्वितीय के बारे में बात करते हैं अब। मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को पराजित करते हैं। मारवाड़ के एक शासक हुए मारवाड़ के शासक अंबा प्रसाद। इस अंबा प्रसाद को आपके पराजित करने का काम वाघपतिराज सेकंड करते हैं। वाघपतिराज सेकंड ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। वाघपतिराज सेकंड ये काम करते हैं। वाघपतिराज द्वितीय के बाद क्रमशः वीर्य राम बनते हैं, चामुंड राज बनते हैं, सिंहट बनते हैं, दुर्लभराज तृतीय बनते हैं, सांबर के शासक बनते हैं। वाघपतिराज के बाद में क्रमशः वीर्य राम के बाद में आपके चामुंड राज के बाद में सिंहट के बाद में दुर्लभराज तृतीय। दुर्लभराज तृतीय का उत्तराधिकारी उसका भाई विग्रहराज तृतीय बनता है। विग्रहराज तृतीय जिसे आपके विसल भी कहा जाता था।
तो आपके दुर्लभ राज है, दुर्लभ राज ये तृतीय हैं, ये शासक बनता है। उसके शासक के बाद में इसका भाई आपके उत्तराधिकारी बनता है विग्रहराज थर्ड, जो कि विसल भी कहा जाता है। विग्रहराज तृतीय के बाद उसका पुत्र बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट, जो कि 1105 ईस्वी के लगभग आपके सांबर का शासक बनता है। 1105 से 1192 तक आप देख लेना, 3 पृथ्वीराज आ जाएंगे। पहला पृथ्वीराज आ रहा है 1105 में। पृथ्वीराज विजय के अनुसार आपके पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य थे, उन चालुक्यों को मौत की घाट उतार दिया था, और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जाने वाले जो तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी थी। तो यहाँ पर आपके ये महान था। और पृथ्वीराज फर्स्ट के आपके उच्च काम याद रखने हो तो आपको याद रखना कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्य, उनको मौत की घाट उतार दिया था, और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी थी। बात करते हैं अजयराज की। अजयराज 1105 से लेकर 1133 तक आपके शासक बनते हैं। ये आपके पृथ्वीराज फर्स्ट के बाद में शासक बनते हैं अजयराज। चौहान या फिर चौहानों के इस साम्राज्य का निर्माण का काल अगर किसी का रहा तो वो अजयराज का रहा। अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त कर उसके सेनापति सलन को आपके बंदी बना दिया था, और सुलन को बंदी बनाया था। इसी अवसर पर आपके उसने 3 राजाओं चाचिग, सिंधुल और आपके यशोराज का वध किया था। तो अजयराज ने प्रतापी शासक तो थे ही, उसने उज्जैन पर आक्रमण किया, और मालवा के परमार शासक थे। मालवा के परमार शासक था नरवर्मन को परास्त करके उसके सेनापति था सुलहन था, उस सुलहन को बंदी बना लिया था। इस सुलहन को बंदी बनाने के बाद इसी अवसर पर 3 राजाओं चाचिग हैं, सिंधुल हैं और आपके यशोराज का वध किया था। तो चाचिग, सिंधुल और आपके यशोराज का वध करने का काम अजयराज करते हैं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजनी के आपकी मातंग सालार हुसैन को परास्त कर आपकी गर्जन मातंग की उपाधि धारण करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अजयराज है, इस अजयराज ने अकॉर्डिंग टू आपके पृथ्वीराज विजय, अजयराज ने गजनी के मातंग सालार हुसैन को परास्त किया था और गर्जन मातंग की उपाधि ली थी, गर्जन मातंग की उपाधि धारण करी थी। 1113 में अजयराज ने अजमेरू नगर बसाया था और चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। अजय प्रिय द्रम्य कहलाए थे, अजय प्रिय द्रम्य सिक्के कहलाए थे ये, जो कि अजमेरू नगर में बसाया था 1113 में। सिक्के भी आपके चांदी और तांबे के थे। अजयराज के कुछ मुद्राएं सिक्कों पर आपके रानी सोमलावती या फिर सोमलेखा के नाम का भी उल्लेख मिलता है। अजयराज के कुछ मुद्राएं हैं, उन कुछ मुद्राओं में उनकी रानी है सोमलवती या फिर सोमलेखा के नाम का उल्लेख मिलता है। अजयराज स्वयं एक शैव मतावलंबी होने के साथ में आपके धर्म सहिष्णु शासक था। इसने नए नगर अजमेर में जैन मंदिर बनाने की अनुज्ञा दी थी, और साथ में आपके पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था। तो अजयराज क्या आपके खुद तो शैव मतावलंबी था, लेकिन धर्म आपके सहिष्णु शासक था। नए नगर अजमेर में जैन मंदिर बनाने के लिए अनुज्ञा देता है, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश आपके प्रदान करता है। अजयराज ने जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय की शास्त्रीय अध्यक्षता कर अजयराज ने इसके क्या शास्त्रों का जानकार होने का प्रमाण दिया था। ये दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के शास्त्रार्थ हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। अजयराज ने राज्य का शासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर शेष जीवन अपने जो पुष्करनायन यानी कि पुष्कर है उसमें आपके व्यतीत करने चले गए थे। तो आपके कार्य कैसे सौंप दिया था अपने पुत्र अर्णोराज को। अजमेर में अजयराज ने अजमेर दुर्ग बनवाया था और आपकी गढ़ बीटली अथवा तारागढ़ दुर्ग कहलाया था। तो अजयराज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये बात भी आपको याद रखना है। फिर आपकी तारागढ़ दुर्ग कहलाया था। बात करते हैं अब अरुणराज की। अरुणराज का शासनकाल था अपने पिता के बाद में 1133 से लेकर 1155 तक। 1133 से लेकर 1155 तक इनका शासनकाल था। अरुणराज ने तुर्कों और आपके मालवा के शासक नरवर्मन को परास्त किया था। तो तुर्क हैं, मालवा के शासक हुए नरवर्मन, उसको परास्त किया, परंतु गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ था। खुद क्या है, कुमारपाल चालुक्य जो कि गुजरात का शासक था, उससे क्या है परास्त होना पड़ा था। 1135 में गजनी सुल्तान बहराम शाह के पंजाब प्रांत के सूबेदार सलर हसन ने नागौर पर आक्रमण किया, जिसमें आपके अरुणराज ने इसे परास्त किया था। तो 1135 में गजनी का सुल्तान था बहराम शाह के पंजाब प्रांत के सूबेदार था, जिसका नाम था सलर हसन के नागौर पर आक्रमण किया था, जिसे अरुणराज ने आपके परास्त कर दिया था। तो कौन था? सलर हसन था जो कि आपकी गजनी के सुल्तान बहराम शाह के पंजाब प्रांत का सूबेदार था। उसे परास्त करने का काम 1135 में कौन करता है? अरुणराज करता है।
अरुणराज ने गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कांचन देवी से विवाह कर चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। तो चालुक्य शासक था गुजरात का जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज था, उसे उसकी पुत्री थी कांचन देवी। इस कांचन देवी से अरुणराज हैं ये आपकी विवाह कर लेते हैं और चालुक्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेते हैं। 1142 ईस्वी में कुमारपाल के शासक बनने पर चैमान और चालुक्य संघर्ष पुनः आपके प्रारंभ हो गया। तो कुमारपाल जैसे ही शासक बना कुमारपाल 1142 में, तो ये आपका मैटर था, ये मैटर आपके चैमान और चालुक्य का संघर्ष वापस से स्टार्ट हो जाता है। कुमारपाल और अरुणराज के मध्य युद्ध का वर्णन हेमचंद्र कृत आपके ग्रंथ द्वैश्रय महाकाव्य में मिलता है तथा आपके मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में। मेरुतुंग ने आपके प्रबंध चिंतामणि लिखी थी, उस चिंतामणि में आपके प्राप्त होता है। तो कुमारपाल और अरुणराज के मध्य हुए युद्ध का वर्णन हेमचंद्र के कृत आपके ग्रंथ द्वैश्रय महाकाव्य है और मेरुतुंग के द्वारा मेरुतुंग कृत आपके प्रबंध चिंतामणि है। इस प्रबंध चिंतामणि में आपके इसका उल्लेख मिलता है। प्रबंध चिंतामणि में उल्लेख मिलता है, द्वैश्रय महाकाव्य में उल्लेख मिलता है। अरुणराज की हत्या उसके बड़े बेटे जगदेव ने की थी और ये आपके अजमेर के चौहान शासकों के आपकी पितृहंता कहलाए थे जगदेव। अरुणराज ने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अरुणराज सेव आपके धर्मावलंबी होने के साथ में धर्मसहिष्णु शासक था। अजमेर में आपके खतरगच यानी कि जैन धर्म का एक पंथ है खतरगच, उसके अनुयायियों को आपकी भूमि दान देने का काम अरुणराज करते हैं। खतरगच देवबोध और आपके धर्मघोष अरुणराज के समय के प्रकांड विद्वान थे। देवबोध और आपके धर्मघोष का संबंध किससे था? तो अरुणराज से था। देवबोध और आपके धर्मघोष का संबंध अरुणराज से था। पितृहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के बाद विग्रहराज चतुर्थ 1158 ईस्वी में आपकी क्या है शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ 1158 में शासक बनता है पितृहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के बाद में। विग्रहराज चतुर्थ आपकी 1158 से लेकर 1163 तक 5 साल का आपके शासनकाल रहा। इसमें दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्ण काल कहा। दशरथ शर्मा कहते हैं ये चौहानों का स्वर्ण काल था, ये स्वर्ण काल कहते हैं चौहानों का। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित किया, दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक बना। तोमर है, इन तोमरों को पराजित करने के बाद दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहानों का पहला शासक बनता है। विग्रहराज ने कनौज के गहड़वाल शासक विजयचंद्र को भी आपके युद्ध में परास्त किया था। तो गहड़वाल है, कनौज के गहड़वाल विजयचंद्र को भी आपके परास्त करने का काम करते हैं विग्रहराज चतुर्थ। पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेश में मुसलमानों से जीतकर अपने अधिकार में किया था। तो पंजाब में हिसार और अन्य प्रदेश में मुसलमानों से जीतकर क्या किया था? अपने अधिकार में किया था। और इसने चालुक्य शासक कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर छीनकर क्या किया था? चौहानों का अधिकार स्थापित किया था। तो चालुक्य शासक वही कुमारपाल, इस कुमारपाल से पाली, जालोर और नागौर हैं ये छीन लिए थे। विग्रहराज ने अपने राज्य की सीमा शिवालिक की पहाड़ियां न सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तार कर दी थी। तो विग्रहराज बड़े प्रतापी शासक थे। विग्रहराज ने अपने राज्य की सीमा शिवालिक की पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत कर दी थी। विग्रहराज ने मलेच्छों का दमन कर आर्यवर्त की आपकी आर्य भूमि में रूपांतरित किया था। विग्रहराज ने मलेच्छों का दमन किया था, मलेच्छों का दमन करके आर्यवर्त को आपकी आर्य भूमि में रूपांतरित किया था। आर्यवर्त को आर्य भूमि में रूपांतरण करने का काम करते हैं। सोमदेव के कृत ललित विग्रहराज नामक नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ में गजनी के शासक वे अमीर खुसरो शाह जिसे हमीर कह सकते हैं, उसे हमीर को आपके परास्त किया था। साथ में इंद्रपुर की राजकुमारी थी देसल देवी के साथ में प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। तो सोमदेव के कृत है ललित विग्रहराज। ये नाटक के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ में गजनी का एक शासक हुआ अमीर खुसरो शाह जो कि हमीर के नाम से है जाना जाता, उसे आपके परास्त किया था। और इंद्रपुर आपकी राजधानी राजकुमारी होगी, उसकी नाम था देसल देवी। उस देसल देवी के साथ में प्रेम प्रसंग का विवरण मिलता है। विग्रहराज और खुसरो शाह के मध्य जयपुर में खेतड़ी के निकट संघर्ष हुआ, जिसमें पंजाब के कुछ भूभाग को विग्रहराज ने क्षतिपूर्ण के रूप में आपके प्राप्त किए थे। विग्रहराज और खुसरो शाह के मध्य जयपुर के खेतड़ी के निकट संघर्ष हुआ, जिसमें पंजाब के कुछ भूभाग को विग्रहराज ने क्षतिपूर्ति के रूप में आपके प्राप्त किए थे। सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत देखें तो बिसलपुर बसाकर बिसलपुर झील बनवाई थी। ठीक है ना। विग्रहराज ने बिसलपुर आपके बसाकर बिसलपुर झील बनवाई थी। साथ में विग्रहराज चतुर्थ ने हैरी केली और इसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना करी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने खुद ने हैरी केली की और उसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज की नाटक की रचना करी थी। जैनक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि दी थी। किसने? जयानक भट्ट।
जयानक भट्ट है, इस जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की क्या थी, कवि बांधव या फिर कट्टी बंधु की उपाधि दी थी, किसने, जयानक भट्ट ने दी थी। विग्रहराज ने शैव मतावलंबी होने के साथ आपकी क्या थे, सहिष्णु शासक भी था, जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन आपके पशुवध पर प्रतिबंध किया था। धर्मघोष सूरी के कहने पर आपके एकादशी के दिन पशुवध का प्रतिबंध करने का काम विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। सोमदेव ने विग्रहराज को वीरों में नहीं अपितु विद्वानों में भी अग्रणी माना है। तो सोमदेव कहते हैं ये आपके विग्रहराज वीरों में ही नहीं अपितु क्या विद्वानों में भी अग्रणी है। विग्रहराज चतुर्थ का लेख अशोक के दिल्ली शिवालिक अभिलेख है ना, उसके फिरोज शाह की लाट भी कहते हैं, पर उत्कीर्ण है। 9 अप्रैल 1963 में उत्कीर्ण करवाया गया था। 9 अप्रैल 1963 में आपके उत्कीर्ण करवाया गया था। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर इस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़ा का नामक मस्जिद बनवा दी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने निर्मित संस्कृत पाठशाला 2.5 दिन के झोंपड़े को कर्नल टोड ने हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम और आपके पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा था। किसने, आपके टोड ने कहा था कि ये जो संस्कृत पाठशाला है 2.5 दिन झोंपड़े को जो वर्तमान में है उसको कर्नल टोड ने हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम और पूर्ण परिष्कृत नमूना कहा था। किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और आपकी भवभूति की होड़ कर सकता था। ये कहता है किलहौर्न। विग्रहराज चतुर्थ और कनौज के गहड़वाल शासक विजय चंद्र के मध्य दिल्ली के लेकर युद्ध हुआ, जिसमें विग्रहराज विजय हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपार गंगे शासक बनता है और इसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय इसका शासन संभालता है। तो आपके इसके बाद में अपार गंगे बनता है, अपार गंगे के बाद में पृथ्वीराज सेकंड बनता है। पृथ्वीराज सेकंड ने अपने मामा गुहिल वंशी किलन को हांसी दुर्ग पर आके अधिकारी नियुक्त किया था। पृथ्वीराज सेकंड है, इस पृथ्वीराज सेकंड ने अपने मामा गुहिल वंशी किलन को आपके हांसी दुर्ग का आपके अधिकारी नियुक्त किया था। पृथ्वीराज ने आपके सतलज के तट पर स्थित पंचपटन राज्य पर आपके आक्रमण कर वहां के शासक को बंदी बना लिया था। तो पृथ्वीराज है, इस पृथ्वीराज ने सतलज के तट पर आपके पंचपटन राज्य पर आक्रमण करके वहां के शासक को आपके बंदी बनाने का काम पृथ्वीराज सेकंड करता है। पृथ्वीराज सेकंड ने लाहौर के यामिनी वंशी तुर्क शासक खुसरो मलिक ताजुद्दौला को आपके परास्त किया था। तो पृथ्वीराज सेकंड ने लाहौर के यामिनी वंशी जो तुर्क शासक था खुसरो मलिक ताजुद्दौला, इस ताजुद्दौला को क्या करते हैं, परास्त करते हैं। पृथ्वीराज सेकंड बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को आपके मोरजरी गांव अनुदान में देते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय आपके बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर को मोरजरी गांव है, इस मोरजरी गांव को आपके अनुदान में देते हैं। पृथ्वीराज सेकंड ने निसंतान मृत्यु होने के बाद सोमेश्वर है जो कि अर्णोराज का पुत्र था चौहान शासक बनता है। ठीक है ना, अर्णोराज का पुत्र है ये शासक बनते हैं आपके। सोमेश्वर ने अपने मंत्री कदमवास या केमास की सहायता से शासन संचालित किया था। सोमेश्वर ने आपके त्रिपुरी के जो कलचुरी है जो कि चैदी वंशी राजा अचल की पुत्री थी, वंश की राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह करते हैं। तो त्रिपुरी के कौन है, कलचुरी जो चैदी वंशी के राजा अचल की पुत्री है, वंश की राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह करते हैं। इसे पृथ्वीराज तृतीय और आपकी हरिराज नामक पुत्रों का जन्म होता है। पृथ्वीराज तृतीय और आपके हरिराज का जन्म होता है। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज और स्वयं की मूर्ति बनवाकर नवीन मूर्ति कला को जन्म दिया था। बिजोलिया अभिलेख 1169 का उत्कीर्ण सोमेश्वर चौहान के समय में हुआ। सोमेश्वर को आपके प्रताप लंकेश्वर की उपाधि कहा गया है, जिसमें इस लेख में सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है। सोमेश्वर ने कोंकण के मल्लिकार्जुन को परास्त किया था। तो कोंकण का शासक हुआ मल्लिकार्जुन, उसको परास्त किया था। अंत में चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने आक्रमण कर सोमेश्वर को हत्या कर दी थी। तो भीम सेकंड है, इस भीम सेकंड में आपकी क्या है, जो कि चालुक्य शासक है, उसने आपके आक्रमण कर देता है और हत्या कर देता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय फिर शासक बनते हैं। 1177 से लेकर 1192 तक इनका शासन रहता है। जो आपके अंतिम प्रतापी शासक आपके अजमेर के चौहानों में 1177 से 92 तक 11 वर्ष की अल्प आयु में आपके अजमेर के शासक बनते हैं। माता कर्पूरी देवी अपने अल्पवयस्क पुत्र की राज्य की संरक्षिका बनी। कर्पूरी देवी ने राज्य के आपके मुख्यमंत्री कदमवास या कैलाश की सहायता से शासन का संचालन किया। केमास जो है आपके दहिमा राजपूत था, जिसने अपने पद्म प्रभ और आपके जिनपति सूरी के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। किसने, पद्म प्रभ और आपकी क्या जिनपति सूरी के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करते हैं। कर्पूरी देवी ने आपके भुवन मल और आपके भुवने कमल को सेनाध्यक्ष बनाया था।
तो भुवनमल या भुवने कमल को सेनाध्यक्ष बनाते हैं। पृथ्वीराज ने 1 वर्ष बाद 1178 में कर्पूरी देवी के संरक्षण से मुक्त होकर आपके राजकार्य को अपने हाथ में ले लिया था। कब? 1178 में अपने आप को हाथ में नहीं लिया, जो आपके राजकार्य था उसको हाथ में ले लेते हैं। प्रताप सिंह पृथ्वीराज का विश्वस्त आपके अधिकारी था। तो प्रताप सिंह आपके पृथ्वीराज का विश्वस्त आपके अधिकारी था। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय के बारे में बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण बनती है। पृथ्वीराज की अल्पवयस्क आयु का लाभ उठाने के उद्देश्य से उसके पूर्वज विग्रहराज चतुर्थ के छोटे पुत्र थे, जिसका नाम था नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे, छोटे पुत्र आपके नागार्जुन ने विद्रोह किया और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। गुड़गांव पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज ने कदमवास और केवास के नेतृत्व में महती सेना से उसे दबा दिया। सबसे पहले क्या? नागार्जुन को दबाया। पहला काम नागार्जुन को दबाने का काम करते हैं। ये प्रारंभिक विजय में नागार्जुन पहले। तो फिर दूसरा काम करते हैं आपके 1182 में सतलज प्रांत हिसार गुड़गांव के भंडारकों का दमन करते हैं। हिसार गुड़गांव में आपके भंडारक है, उस भंडारकों का आपके दमन करने का काम करते हैं। पृथ्वीराज और महोबा के जो परमर्दी देव चंदेल हैं, चंदेल राजा के मध्य तुमुल का युद्ध हुआ था या महोबा का युद्ध हुआ था। तुमुल या महोबा का युद्ध आपके किससे हुआ था? महोबा के चंदेलों से हुआ था। तो फिर चंदेलों को परास्त किया था। तीसरे नंबर पे चंदेल। 1182 में आपके पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। तुमुलों के युद्ध में महोबा राज्य के 2 वीर सेना नायक आला और उदल के आपके लड़ते हुए वीर गति को हो गए थे। ठीक है ना। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज के सामंत पंजुराय को महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो पृथ्वीराज के सामंत थे पंजुराय, उसको आपके महोबा का अधिकारी नियुक्त किया। इस राज्य में बुंदेलखंड और जिजाक बुक्ति और महोबा राजधानी क्षेत्र शामिल थे। बुंदेलखंड, जिजाबुक्ति और आपके महोबा शामिल था। फिर 1184 में अब बारी आती है चालुक्य शासक भीमदेव की, जिसने इनके पिता की आपकी हत्या करी थी। पहले नागार्जुन, फिर भंडारक, फिर चंदेल, फिर आपके चालुक्य। तो चालुक्य भीमदेव सेकंड को संघर्ष होता है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। मध्य में संघर्ष का कारण अबू के परमार नरेश थी, उसकी पुत्री थी इच्छनी। इस इच्छनी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह करना था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संघर्ष का वास्तविक कारण था दोनों राज्य की सीमा का मिलना और दोनों की शासकों की आपकी जो महत्वाकांक्षा थी ये थी। प्रारंभिक आपके झड़पों के दौरान दोनों के मध्य आपके मध्यस्थता जगदेव प्रत्यार ने की थी। जगदेव प्रत्यार ने आपकी मध्यस्थता करी थी। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को भी आपके परास्त किया था। ठीक है ना। जयचंद को भी आपके परास्त करने का काम करते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने स्वयंवर के समय आपके जयचंद की पुत्री संयोगिता था, उसका संयोगिता का पूर्ण करके उसे विवाह कर लिया था पृथ्वीराज आपके रासो के अनुसार। पृथ्वीराज और आपके महमूद गोरी के संघर्ष के बीच में बात करते हैं। गजनी राज्य का तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकारी था, जिसने आपके भाई साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था। गजनी राज्य पर तुर्क किसका था? तुर्क शासक गियासुद्दीन गोरी का अधिकार था। इसने अपने भाई साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया था। और 1178 से लेकर 1190 के मध्य चौहानों और तुर्कों के मध्य कई मुठभेड़ उल्लेखित मिलते हैं, विभिन्न स्रोतों से मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो कहते हैं 21 बार, हमीर महाकाव्य कहता है 7 बार, प्रबंध कोश कहता है 20 बार और सज्जन चरित्र में कहता है 21 बार। पृथ्वीराज प्रबंध मानता है 8 बार, प्रबंध चिंतामणि मानता है आपके 23 बार। पृथ्वीराज चौहान की विजय को आपकी विजेता बताया गया है। तो रासो में है 21, महाकाव्य में हमीर महाकाव्य में 7 बार, प्रबंध कोश में 20 बार, सर्जन चरित्र में है 21 बार और पृथ्वीराज प्रबंध में है 8 बार, प्रबंध चिंतामणि में है 23 बार, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को विजेता बताया गया है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात के अभियान पर जाते हुए नागौर को लूटा था और पृथ्वीराज को आपके अधीनता स्वीकार करने के संदेश भिजवाया था। पृथ्वीराज द्वारा इनकार करने पर आगे बढ़ते गोरी का नाडोल के चौहान सामंत कीर्तिपाल ने कायंद्रा सिरोही में आपके प्रतिरोध किया था। गोरी का क्या है? नाडोल के चौहान सामंत हुए थे। सामंत कीर्तिपाल ने क्या है? कायंद्रा सिरोही में विरोध किया था। फिर आता है तराइन का फर्स्ट युद्ध, जो कि मान्यता के अनुसार केवल तराइन के मैदान में 2 ही युद्ध होते हैं। इतिहास ये मान्यता है कि तराइन में केवल 2 युद्ध हुए थे, गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। पहला युद्ध 1191 में गोरी ने सरहिंद किले को आपके विजित कर काजी जियाउद्दीन को सौंपा था। स्वयं करनाल जिले के तराइन के मैदान में पहुंच गया था। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुए तराइन के फर्स्ट युद्ध में गोरी पराजित होता है और युद्ध में दिल्ली का गोविंदराज गंभीर घायल हो जाता है। पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध के बाद तबर हिंद पर अपना अधिकार कर लिया था। तबर हिंद है, इस तबर हिंद पर आपकी क्या है? तबर हिंद पर आपके जो सरहिंद के नाम से किला है, इस पर आपकी क्या है? अधिकार स्थापित कर लेता है।
तराइन का सेकंड युद्ध है जो 1192 ईस्वी में होता है और इसमें आपके पराजित होते हैं पृथ्वीराज चौहान। सिरसा के निकट आपके तुर्क सेना ने पकड़ लिया था। पृथ्वीराज ने अपने 2 सेनानायक स्कंद और आपके उदयराज को भी इस युद्ध में साथ नहीं ले गए थे। स्कंद और उदयराज को भी साथ में नहीं ले गए थे और तराइन के इस युद्ध में पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर शत्रु दल में सम्मिलित हो गया। सोमेश्वर था, ये सोमेश्वर आपके शत्रु दल में आपके सम्मिलित हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में आपके तुर्की शासन की शुरुआत होती है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भी 1192 में भारत आया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य संघर्ष के कारण थे भारत की विकेंद्रित राजनीतिक स्थिति और सार्वभौम सम्राट का नहीं होना। दूसरा था गौरी साम्राज्य की आपकी सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वीराज पर आक्रमण करना चाहता था। गौरी साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वीराज पर आक्रमण करना। मोहम्मद गौरी स्वयं आपके महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मानता था। महमूद गौरी मोहम्मद गजनवी द्वारा भारत में ले गए धन की लालसा से गौरी ने आपके भारत की ओर आकर्षित हुआ था। पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति, इस नीति के कारण रावल समर सिंह के अतिरिक्त किसी ने भी पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। टोड के अनुसार कन्नौज के जयचंद ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पृथ्वीराज को घेरने की योजना बनाई थी। महमूद गौरी हाथों आपके पृथ्वीराज का वध करवाना चाहता था। समकालीन इतिहासकार मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया, जिसकी आपके फरिश्ता पुष्टि करता है। तो सिराज कहते हैं, मिनास उस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया था और फरिश्ता भी इसकी पुष्टि करते हैं। ताजुल मासीर के लेखक हसन निजामी के अनुसार गौरी अजमेर के पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधि बनाता है और सर्वाधिक ये मत आपके माना जाता है इतिहास में कि ताजुल मासीर के लेखक हसन निजामी के अनुसार गौरी अजमेर में पृथ्वीराज को अपना प्रतिनिधि बनाता चाहता था। दशरथ शर्मा ने 1193 में तारागढ़ अजमेर से प्राप्त गौरी और पृथ्वीराज के सिक्कों के आधार पर बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य संबंध रहे थे। पृथ्वीराज के हार के कारण से पृथ्वीराज संगठनात्मक योग्यता के परिचय नहीं दे पाया थे। पृथ्वीराज की गुप्तचर व्यवस्था की अकर्मण्यता और उत्बी पुस्तक जमी उल हकीकत के अनुसार गौरी सेना के आक्रमण के समय पृथ्वीराज विश्राम कर रहा था। किसके अनुसार? आपके अकर्मण्यता उत्बी की आपकी पुस्तक है जली उल हकीकत के अनुसार। परंपरागत सैन्य व्यवस्था का पैदल सेना पर निर्भर होना। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने दल पुंगल की उपाधि ली थी। इनके दरबार में जयनक है, पृथ्वी भट्ट है, वागीश्वर है, चंद्रबरदाई है, विद्यापति गौड़ है, विश्वरूप है, जनार्दन आदि विद्वान थे। जयनक, पृथ्वी आपके भट्ट, वागीश्वर, चंद्रबरदाई, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और जनार्दन के विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के आपके दरबारी जयनक ने पृथ्वीराज विजय और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो इसे पूरा आपकी जलन ने किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली के पिथौरागढ़ है इस किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में। पृथ्वीराज के शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में 85 विषयों का आपके अध्यापन होता था। इसमें पृथ्वीराज शासनकाल में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय में पृथ्वीराज स्वयं आपके शिव भक्त था। उसने बनास नदी के तट पर बिसलपुर बांध के निकट महादेव मंदिर का आपके निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ और आपके वाद विवाद जो पद्मनाभ नामक एक मंत्री था उसके विवाह के द्वारा आयोजित होते थे। इन्हें गुणों के आधार पर आपके दशरथ शर्मा ने योग्य और आपके रहस्यवादी शासक कहा था। इस कारण से पृथ्वीराज के समय शास्त्रार्थ और आपके वाद विवाद पद्मनाभ के नामक मंत्री के विभाग द्वारा आयोजित होते थे। इन्हीं गुणों के आधार पर डॉक्टर शर्मा ने योग्य और आपके रहस्यवादी शासक बताया था। ये मामला अपने अजमेर के चौहान शासकों का था। अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत के संबंध में उक्त कथन है यह आपके स्मिथ का कथन है। इनमें से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? कवि चंद्रबरदाई के अनुसार। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के आपके प्रतिपादक कौन है? तो वैदिक आर्यों के आपके प्रतिपादक हैं ये आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, साथ में आपके सीवी वैद्य हैं। राजपूतों के हुणों का आपके संतान बताता है आपके वीए स्मिथ। किस चौहान वंश से शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि ली थी? तो ये आपके सोमेश्वर ने ली थी। इसका आपके प्रमाण मिलता है आपकी बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 का है। 1978 के ब्रोंच गुर्जर आपके ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का कुषाण बताने वाला विद्वान था, वो था आपके कनिंगम।
निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक और आपके सीथियन जाति के वंशज बताता है? तो वो आपके कर्नल जेम्स टोड बताता है। चौहान राजवंश के संस्थापक और आदि पुरुष कौन है? तो वासुदेव चौहान है, जो कि 556 के समथिंग है कुछ। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का आपके निर्माण 551 के समथिंग, ठीक है। बिजोलिया से आपके अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। अजमेर नगर के आपके स्थापना के पहले अजमेर को चौहान की राजधानी कौन सी थी? तो आपकी राजधानी थी क्या, एक सेकंड, अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। राजस्थान के प्राचीन शहर साकम्बरी अब सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था, तो वासुदेव चौहान ने बसाया था। अजमेर के चौहानों को खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो सवालदक्ष के चौहान। अर्ली चौहान डायनेस्टी आपके किसकी हैं? आपकी ये दशरथ शर्मा की हैं। किस आपके ग्रंथ में चौहानों की सूर्यवंशी नहीं माना है? तो आपकी गत्रोच्चार है, इसने सूर्यवंशी नहीं माना है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और हमीर रासो ने माना है। चंद्रवदाई की रानी रुद्राणी चंदन राज की रानी रुद्राणी को पुष्कर के प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। किस वंश से संबंधित थी? तो ये आपकी संबंधित थी शाकंभरी चौहानों से। निम्न में से किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित किया? किस चौहान शासक ने प्रतिहारों को पराजित किया? तो वो वाकपति राज था। वाकपति राज ने आपके प्रतिहारों को पराजित किया। आपके पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरीगढ़ की उपाधि किसने ली थी? तो आपकी गोविंद तृतीया ने ली थी। निम्न में से किस चौहान शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करी थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने करी थी 1105 के ईस्वी के पास में। निम्न में से किस चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है चामुंडा राज, दुर्लभ राज थर्ड, विग्रहराज और पृथ्वीराज आपके विग्रहराज थर्ड और आपके पृथ्वीराज फर्स्ट। सबसे पहले चामुंडा राज, उसके बाद दुर्लभ राज हुआ तृतीय, और उसके बाद विग्रहराज तृतीय, उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जैनक रचित आपके पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। उसके शासक का नाम क्या था? वो शासक था आपके पृथ्वीराज फर्स्ट। किस चौहान शासक के काल में आपके प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती? तो ये आपके रहता है अजय राज के काल में। अजमेर का पहला शासक चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलवाए वो थे अजय राज। राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में चांदी की मुद्राओं को भर देने वाले का श्रेय दिया? वो है अजय राज। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज। अजमेर के किस चौहान के शासक बनने के अपने पिता की हत्या की थी? ये थी आपके जगदेव ने, जो कि आपके किसकी हत्या करते हैं? वो हत्या करता है आपकी अर्णोराज के बारे में। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनवी के आक्रमण को खदेड़ दिया था, बिल्कुल। ये मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। असफल रहा था। चालुक्य के नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी आपके सही है। तो सही कथन कौन कौन से हैं? तो ये आपके डी रहने वाला है। तो यहाँ पर ये मामला था ना, मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था, ये मामला गलत है, सफल रहा था। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज। अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित कर उसके पाली, जालोर, नागौर छीन लिए थे? तो ये छीनने का काम विग्रहराज चतुर्थ करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने सीमावर्ती क्षेत्रों को पराजित कर चौहानों को साम्राज्य का विस्तार किया था, बिल्कुल। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, बिल्कुल। तो आपके ऑप्शन डी 1 और दोनों सही है। आपके दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा? तो आपके विग्रहराज चतुर्थ ने कहा था, हमने पढ़ा था। अजमेर के आपके पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करी थी, विग्रहराज चतुर्थ हैं ये। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त करने का काम करते हैं? विग्रहराज चतुर्थ करते हैं। शिवालिक अभिलेख के अनुसार चौहान शासक गजनी अमीर खुसरो शाह को परास्त करते हैं। चौहान शासक जो कवि बांधव और कटी बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की थी। हेरी केली नामक संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ हैं। किस चौहान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में इसमें बिसलपुर की स्थापना करी थी? विग्रहराज चतुर्थ ने करी थी। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला की बनवाई थी? तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया, विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। किस आपके शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के हिस्से में। किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। ललित विग्रहराज की रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी था? विशलदेव या फिर विग्रहराज चतुर्थ के। किस चौहान शासक ने आपके ताजुद्दौला को परास्त किया था? यह था आपके पृथ्वीराज द्वितीय।
ताजुद्दौला को परास्त करने का काम पृथ्वीराज सेकंड करता है। बिजोलिया के शिलालय की रचना के किसके काल में हुई थी? बिजोलिया के शिलालय की आपकी रचना सोमेश्वर के समय हुई थी। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को आपके परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? यह आपके कदमवास था। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों के कालक्रम के अनुसार बताई। तो यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वीराज फर्स्ट, फिर आपके अजयराज, फिर आपके अरुणराज और उसके बाद विग्रहराज 1, 2, 3 एंड 4। वह आपके चंदेल शासक जिसने पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। चंदेल शासक कौन था? चंदेल था आपके परमर्दी देव। पृथ्वीराज द्वितीय ने आपके किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1182 में। भंडारनाकों के द्वारा पूर्णतः दमन निम्नलिखित किसने किया था? भंडारनाकों को आपके पूर्णतः दमन करता है, वो करता है आपके पृथ्वीराज थर्ड करता है। पृथ्वीराज चौहान की विजय की नीति को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले वो करता है अपने नागार्जुन का हराता है, उसके बाद भंडारनाकों को हराता है, भंडारने के बाद आपके चंदेलों को, फिर 1184 में चालुक्य को, फिर गैडवाल को। 1191-92 की तराइन के युद्ध में चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शाहबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में आपके राजस्थान में आया था पृथ्वीराज चौहान के समय। पृथ्वीराज विजय का आपके लेखक है जयानक। पृथ्वीराज विजय का आपके लेखक जयानक। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बढ़वाया था? तो ये आपके राय पिथौरा था, दिल्ली में था। कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आपके दरबारी विद्वान नहीं था? तो आपके विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप था, सारंगधर था, वागीश्वर आपके सारंगधर नहीं था, वागीश्वर जनार्दन, विद्यापति गौड़ आपके विश्वरूप था। बाकी भी और भी थे, जैनक थे। जैनक के अलावा आपके प्रमुख रूप से आपके क्या थे? चंद्रबरदाई थे। किस शासक ने दल आपके पोंगल की उपाधि ली थी? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। इल्तुतमिश के आपके ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा आपके नगरीय के अंदर दिल्ली सल्तनत के अधीन था? वो था अजमेर। तो अब अगली कक्षा में अपन रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। ये थे अपने अजमेर के चौहान, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।